हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैं विशु आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में एक बेहतरीन तरीके से आपका दोबारा स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। आज को पता है हम लोग आज का हमारा टॉपिक है संसद संसद की लास्ट क्लास, जो हम लोग धन विधेयक से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। उम्मीद है आप लोग सारी प्रॉपर क्लासेस लेके आ चुके होंगे क्लास में बेहतरीन तरीके से। मैं हमारी जो तैयारी चल रही है 2024 में आने वाले सभी एग्जामों को टारगेट करके पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। तो टाइम को लॉस नहीं करते हैं, कंटेंट की ओर फोकस करते हैं। चलिए देखिएगा, आज हम लोग बात करेंगे धन विधेयक। धन विधेयक आर्टिकल 110 में यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर से जरूर पूछ लेता है। धन विधेयक किस आर्टिकल में है, यानी मनी बिल जो है किस आर्टिकल में, आप कहेंगे आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। उसके बाद देखिए, अभी मनी बिल होता क्या है, पहले आपको पता चले मनी बिल होता क्या है। आप कभी देखते होंगे कि सरकार बजट पेश करती है। क्या? सरकार बजट पेश करती है फरवरी में। तो मैं कहती है कि भैया ये गरीबी के लिए मैं ये दान कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण योजना, एवं उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है, रोड बनवाया जा रहा है, बहुत सारी बातें कर दिए जाते हैं। तो आप सोचते होंगे यार, इसमें पैसा कहाँ से आती है, सरकार पैसा कहाँ से आता है, सोचते हैं पैसा है, बस पैसा कहाँ से आता है। तो जो पैसा है जो आता है संचित निधि से। आप कहेंगे क्या संचित निधि क्या है गुरुजी? संचित निधि क्या है गुरुजी, तो कहेंगे आप क्या कहेंगे? कहेंगे गुरुजी अब संचित निधि क्या बोला है, पहले उसे बता दीजिए। ये संचित निधि क्या है? संचित निधि क्या हो जाता है? संचित निधि वह है जैसे कि आपके मम्मी पापा एक गुल्लक, मान लीजिए गुल्लक है जिसमें पैसा सेव करते हैं, सारे खर्चे काटने के बाद पैसा सेव करते हैं, तब उसमें गुल्लक बनाए रहते हैं। उसी प्रकार आपका सरकार का एक गुल्लक हो जाता है। संचित निधि सरकार का गुल्लक हो जाता है, इसी में सरकार अपने पैसा रखती है और इसी से पैसा निकाल के देश के हित के लिए काम करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक यानी मनी बिल क्या है। वही जो संचित निधि से पैसा निकलता है, देश के हित में खर्चा होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री को वेतन देना देना है, संचित निधि पैसा निकलता है। अगर संचित निधि में कोई भी प्रभाव पड़ता है तो समझ लीजिए उसे ही मनी बिल कह देते हैं। सिंपल मतलब में उसे मनी बिल कह देते हैं। देखिए, कराधान के संबंध में कटौती, जो आपका जो आपका टैक्स है उसमें कटौती की जाए और टैक्स में छूट दिया जाए, आपको छूट टैक्स कम कर दिया गया और आप पे टैक्स ज्यादा भारी लगा दिया गया। और और देश की संचित निधि से धन की निकासी, मतलब जानते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री को वेतन देना, संचित निधि से पैसा निकालना पड़ता है। निकासी करनी हो देश की संचित निधि से पारित किसी व्यय की घोषणा तो वह धन विधेयक कहलाता है। अगर आपको सिंपल बताए, अगर मान लीजिए संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे पैसा निकलता है कोई देश के हित के लिए, तो उसे सिंपल मतलब में धन बिल यानी मनी बिल कह देते हैं। आप उसे समझ लेंगे। तो ये जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, एक लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। अगर धन विधेयक, अगर संचित निधि से पैसा निकालना है किसी कार्य के लिए, तो पहले राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। ठीक है। और आगे देखेंगे, जो धन विधेयक है केवल लोकसभा का ही प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक यानी मनी बिल है, यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में धन विधेयक यानी पैसा निकालने की उसकी औकात नहीं, जो राज्यसभा हो जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको पता है धन विधेयक क्या है, आर्टिकल 110 में है। धन मतलब वही जो संचित निधि से कोई पैसा निकलता है तो उसे धन विधेयक कह देते हैं। ये जो धन पैसा निकालने से पहले राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, आपको बताए। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, आपको बता दिए। अब देखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष को धन विधेयक का दर्जा देने का अधिकार है। तो कौन सा धन विधेयक, कौन सा बिल धन विधेयक यानी मनी बिल है कि नहीं, वो डिसाइड कौन करता है? कहेंगे लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। इसका डिसाइड कौन करता है? कहेंगे लोकसभा का स्पीकर। ये बातें आपको क्लियर हो जाती है। फिर आगे चलेंगे, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते। जो धन विधेयक है, अगर पैसा निकालना है संचित निधि से
लोकसभा में प्रस्तुत किए, राष्ट्रपति तो उसे वापस नहीं भेज सकते कि भैया हम पैसा नहीं निकालेंगे, ले जाओ वापस पुनः विचार करो इस पे, अच्छे सोचो कि पैसा सही निकालोगे नहीं। इस पे राष्ट्रपति जी पुनः विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते, क्या कि देश की हित की मामला है। अगर पैसा नहीं निकलेगा देश का भविष्य कैसे बनेगा। इसीलिए पैसा निकालने के लिए पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते हैं। आगे फिर देखेंगे, धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का आह्वान नहीं किया जा सकता। जैसे जो धन विधेयक है उसके संदर्भ में संयुक्त बैठक मतलब बैठ के बातचीत नहीं किया जा सकता। संयुक्त बैठक की राज्यसभा लोग तो बैठ के संयुक्त बैठक करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। लोकसभा को उससे पारित हो जाता है, जैसे धर्म विधेयक लोकसभा में आता है वहां से पारित हो गया, ठीक है, तो 14 दिन के भीतर ही राज्यसभा से ये धन विधेयक पारित हो जाता है। अन्यथा यह विधेयक 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित हो जाता है। हम आपको क्या बताएं, जैसे लोकसभा में आया, लोकसभा सिग्नेचर करके वापस कर दिया, भैया धन मतलब पैसा निकालने के लिए पास हो गया। जब राज्यसभा में आएगा, या तो राज्यसभा तुरंत ही उसमें सिग्नेचर करके वापस कर भेज दे कि हाँ भैया पारित हो गया, या फिर राज्यसभा अड़ गई भैया हम नहीं करेंगे, तो 14 दिन के भीतर पास हो जाता है। राज्यसभा के इसमें कोई मनमानी नहीं चलती है, ठीक है। तो लोकसभा पास होगा, राज्यसभा से ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा 14 दिन के भीतर भीतर, ठीक है। हाँ चलेंगे आगे। अब देखेंगे आर्टिकल 117 बात करेंगे। आर्टिकल 117 किसका बात करता है? आर्टिकल 117 बात करता है फाइनेंस बिल यानी वित्तीय विधेयक। ये वित्तीय विधेयक क्या है, इसका परिभाषा हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना है कि जो बातें लिखी है आर्टिकल 110 में, जो बातें 110 में लिखी है आर्टिकल, जो मनी बिल के बारे में लिखा है वो सारी इसके अंदर आ जाती है वित्तीय विधेयक के बारे में, ठीक है। आपसे सिंपल पूछता है जो वित्तीय विधेयक है आर्टिकल किसमें, आर्टिकल कहेंगे 117 में आर्टिकल वित्तीय विधेयक हो जाता है। तो वित्तीय विधेयक है, जो मनी बिल है, सर जो वित्तीय फाइनेंस बिल है, इसके अंदर क्या जाता है, सारी जो आर्टिकल 110 में लिखी है सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या जाती है, जो सरकार का उधार, सरकार का राजस्व व्यय, सरकार खर्चा, सरकार का उधार के अंदर आ जाता है। बस इसमें कुछ प्रभाव आपका नहीं है, बस आर्टिकल 117 का आता है वित्तीय फाइनेंस बिल क्या है, फाइनेंस बिल यही हो जाता है, जो आर्टिकल 110 में लिखा है वो सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। ये बातें ध्यान रखनी है। और क्या, और थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें क्या आती है, सरकार के उधार और सरकार का राजस्व व्यय, बस। आगे फिर चलेंगे, आया कि कहते हैं जो सभी वित्तीय विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होते, परंतु सभी सभी विधेयक जो वित्तीय विधेयक है वो धन विधेयक हो जाते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, परंतु सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं। ये आपको लाइन इतना बेहतरीन तरीके से याद रख रहा हूँ, क्या बताएं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते। कहता है जो सभी वित्तीय विधेयक हैं वो धन विधेयक नहीं होते हैं, मगर जो सभी धन विधेयक हैं वो वित्तीय विधेयक के अंदर आ जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान, इस लाइन को बहुत ध्यान बेहतरीन से ध्यान एग्जाम में पूछ लेता है। सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते, परंतु सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं। बातें आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, परंतु पूरे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते हैं। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं और पुनः विचार के लिए वापस भी लौटा सकते हैं, और पुनः विचार के लिए उसमें वापस नहीं लौटा सकते। किसमें? आर्टिकल 110 में लिखी हुई बातों को वापस नहीं लौटा सकते थे, आपको पता है, ठीक है। अब चलेंगे, क्या करते हैं, अब हमारे जो संविधान में 368 के तहत संविधान संशोधन होती है, जो नई नई चीजें, देखिए जब संविधान बना था ऐसी बात तो नहीं थी कि हर एक चीज प्रॉपर में उसी समय लिख दिया गया। अब समय समय चीजें बदल रही है तो उसमें संशोधन करने पड़ता है संविधान में, है कि नहीं। तो संविधान जब संशोधन करना पड़ता है समय समय पे, तो जब संविधान में संशोधन कैसे होगा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अब, ठीक है। संविधान में किस प्रकार से संशोधन होता है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो वही हम लोग बात कर लेते हैं, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान में संशोधन वाली बात करता है। कोई भी संविधान संशोधन करना है तो 368 के तहत किया जा सकता है। संविधान प्लस में करना है, कोई घटा नहीं सकते, कोई चीज आगे जोड़ सकते हैं, घटाया नहीं जा सकता है। बातें भी याद रखना है आप लोगों को। अब हमारे संविधान में 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। क्या होते हैं? हमारे संविधान में 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। एक सम्मान संशोधन, बहुमत संशोधन, एक सम्मान होता है, पहले समझ लेते हैं। सम्मान होता है, बहुत ही आराम से हो जाता है, 50% प्लस 1। पहला वाला संविधान संशोधन होता है सामान्य बहुमत से। क्या भैया? सामान्य बहुमत से पहला संविधान संशोधन होता है। इसमें सदन के उपस्थिति सदस्यों में, जैसे कि जो सदन चल रहा है लोकसभा राज्यसभा के, तो जितने सदस्य उपस्थित है, जैसे 50 लोग उपस्थित है तो 26 लोग पारित कर दे, सिग्नेचर कर दे, तो ये संशोधन पारित हो जाता है, ठीक है। मतलब 100 लोग है तो आधा प्लस 1, ठीक है। जितने लोग उपस्थित है उसके आधे प्लस 1 में
मतलब एक एक एक्स्ट्रा रहे तो पारित हो जाता है। इसमें क्या क्या होता है, ये सामान्य संशोधन बता रहे हैं। सामान्य संशोधन बहुमत से बहुत सामान्य से हो जाता है, बस जितने लोग आए उसके आधे से ज्यादा, एक ज्यादा रहे और संशोधन हो जाएगा। क्या होता है, जैसे देखिए कोई नए राज्य का गठन करना है, क्या नए राज्य गठन करना है तो सामान्य संशोधन होता है। जितने लोग आए हैं उसके हाफ प्लस वन सिग्नेचर कर दे, पास हो जाएगा। यस, क्या करना है, एक राज्य बनाना है अलग करके, किसी से, किसी राज्य से अलग करके एक राज्य बनाना है, या राज्य में किसी को प्रवेश करा के एक राज्य इकट्ठा बनवा देना है। नाम में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद के वेतन में, भत्ते में संशोधन करना है। तो भैया कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, आधे प्लस वन लोग सिग्नेचर कर दे, वो हो जाएगा काम। क्या बताया भैया, अभी देखेंगे। साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन, राज्य में प्रवेश मतलब एक इकट्ठा कर दिया, राज्यों का नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राष्ट्रपति, राज्यपाल के उपराष्ट्रपति, संसदों के वेतन में परिवर्तन करना है, तो बस साधारण बहुमत से उसे किया जा सकता है। हो गया, ये बात आपको क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आसान भी लग मेरे में सारी चीजें आपको प्रॉपर पे मिल रही है सभी एग्जामों को टारगेट करके, ठीक है। अब देखेंगे विशेष बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है, ये देखिए इन प्रकार के संशोधन होते हैं। पहला पढ़ लिया, दूसरा होता है सदन की कुल संख्या 50% से अधिक एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मतदान द्वारा पारित करना आवश्यक है। अब ऐसा क्या है, जैसे सदन में लोकसभा, लोकसभा है, राज्यसभा, लोकसभा है, ये बार कैसे संशोधन होता है, ये पर देखेंगे। जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में परिवर्तन करना है, भाई कीमती चीज है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन करना है, तो कुछ नहीं, तब इसमें इसमें थोड़ा टिप्पणी हो जाता है। पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा जितने लोग आए हैं उसके 2/3, दो में से 2/3, 3 में से एक व्यक्ति इसे पारित करे तभी जाके इसमें संशोधन होगा। क्या भैया, 2/3, अगर 9 लोग मान लीजिए आए तो 2/3 से कितना हुए, ये 3 से कट गया भैया, ऐसे कट दिया 3, फिर 9 लोग, 2/3, 6 लोग पारित करे, ऐसे ऐसे करके भैया पारित होता है। 100 लोग है तो भैया उसका 2/3 लोग पारित हो गए, तब जाके विशेष बहुमत से होगा। ऐसे किसके 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 लिए प्रयोग किया जाता है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कोई भी संशोधन करना है तो भैया हाफ प्लस वन वाला इसमें तब रहेगा रहेगा। 2/3 लोग इसमें ज्यादा बात करें, क्या 2/3, 3 में से 2 व्यक्ति ये कहे भैया हाँ इसे संशोधन कर दो, अच्छा बातें है, तब जाके संशोधन होगा। फिर आगे लास्ट वाला, ये भी विशेष बहुमत ही है, ये भी आप समझ लेंगे। एक भैया ये बार क्या होता है, देखिए कम से कम आए राज्यों की विधानसभा की सहमति से, कम से कम आए राज्यों के विधानसभा के आधे, यहाँ पे लिखा हुआ आधे, ठीक है, जो विधानसभा जो आई हुई है, जो विधानसभा है राज्यों में, उनके आए हो जितने भी आए हुए हैं उनके क्या होगा, उनके आधे, जैसे 28 राज्य है, जितनी विधानसभा है, जैसे 10 विधानसभा मान लीजिए, आपको बता दें एग्जाम्पल के लिए, 10 विधानसभा है ना, इसमें से कम पांच विधानसभा पास करे तब जाके इसमें संशोधन होगा। क्या क्या किसमें, किसके देखिए उदाहरण देख लेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन में, चुनाव में परिवर्तन कुछ करना है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ करना है, और 7वीं अनुसूची के कुछ संविधान संशोधन करना है, तो आपको क्या करना होगा भैया, आए राज्यों के आधे राज्य सिग्नेचर करेंगे तब जाके वो पारित होगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है, विशेष बहुमत ये वाली हो जाता है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को न तो अपने पास रख सकते हैं, क्या अपने पास रख सकते हैं, और न ही क्या करता पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसे संयुक्त बैठक भी नहीं बुला सकते, राष्ट्रपति जिसमें कुछ नहीं कर सकते, न भैया क्या कर सकते हैं, न इसे पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, न संविधान को क्या करते हैं, न रोक सकते हैं, न भैया इसे वापस भेज सकते हैं, इसमें कुछ नहीं राष्ट्रपति कर सकते, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान है। अब आती है बातें, थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं जो बेसिक चीजें थी। अब आ जाते हैं निंदा प्रस्ताव। अब जानते हैं कि अब निंदा प्रस्ताव आपको जानना जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, निंदा प्रस्ताव होता क्या है। जैसे देखिए लोकसभा में क्या करते हैं, पीएम और उसकी काउंसिल काम करती है, मिलजुल के काम करती है, जो चुन के आता है चुनाव में, भैया पीएम बनता है तो काम करता है, देश की भलाई के लिए जैसा भी करता है करता रहता है। अब 2 पार्टियां हो जाती है, एक विपक्षी पार्टी होती है, जैसे हमारे यहाँ अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि हमारी मोदी की पार्टी हो जाती है बीजेपी, उसी में कांग्रेस पार्टी हो जाती है, तो दो पार्टियां हो जाती है। तो क्या करती है, सरकार अभी चल रही है बीजेपी की, तो भाई कांग्रेस पार्टी को, उनको अच्छा ना लगे भैया इनके काम करने के तरीके, अब उनको जलन हो या फिर कैसे भी हो, विपक्षी पार्टी है तो उनको तरीके के काम करने के तरीके, देश के हित के बारे में अपनी जलन भी हो, हित के काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा ना लगे,
मतलब इसको डीपली मत लीजिएगा, वो बताने के लिए कह रहे हैं कि भाई कि उनको अच्छा ना लगे इनकी काम करने के तरीके, कि कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो भैया निंदा प्रस्ताव विपक्षी पार्टी लाती है। निंदा प्रस्ताव विपक्षी पार्टी लाती है, जो कि जो संसद में काम कर रही है विपक्ष, वो क्या करते हैं, जो सत्ता पार्टी है पीएम, उसके काउंसिल के खिलाफ विपक्षी पार्टी लाती है। अभी बताते हैं इसके पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। निंदा प्रस्ताव सेंसर मोशन जो होता है, ये मंत्री या मंत्रिपरिषद पीएम और उसके काउंसिल के विरुद्ध, उनसे काउंसिल के विरुद्ध यह प्रस्ताव विपक्षी पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ भैया? लोकसभा में। इस प्रस्ताव में प्रस्तुति के लिए कारण आवश्यक बताया जाता है। इस प्रस्ताव को जब प्रस्तुत करता है विपक्षी पार्टी, तो कारण बताता है भैया कि इस कारण से हम इनके कर रहे हैं, भैया इनका काम करने का तरीका मुझे नहीं पसंद है, एक काम गंदे तरीके से कर रहे हैं, तो भैया वो बताया जाता है और आवश्यक बताया जाता है। और यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्ताव जो आता है, निंदा प्रस्ताव, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता है। इस सरकार इस प्रस्ताव को मतदान की तिथि निश्चित करती है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। हम क्या बताएं भैया कि ये विपक्षी पार्टी लाती है भैया कि यार हमें यार इस पार्टी की यार काम करने के तरीके नहीं पता समझ में आ रहे भैया, हम इसके ऊपर निंदा करें, इससे काम की नीति को निंदा करते हैं, इसके काम करने के तरीके, देश के हित के काम सही नहीं करते, हम इसकी निंदा करते हैं। विपक्षी पार्टी कहता है ये कह के ये भैया बताना पड़ता है लोकसभा में भैया कि प्रस्ताव ला रहे हैं, तो इनको बताना पड़ता है हम इस कारण से इनके ऊपर ला रहे हैं कि भैया जैसे किसान बिल चल रहा है, किसान बिल लेके नीति नहीं सही है, इनकी इनका सेवा करने का तरीका नहीं सही है, तो भैया उनकी नीति मुझे नहीं पसंद आई है, तो विपक्षी पार्टी लाती है इसके भैया पीएम और उसके काउंसिल के खिलाफ। ठीक है, जब निंदा प्रस्ताव जब लेके आती है तो लोकसभा में लेके आई, और लोकसभा में लेके आई तो क्या करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है भैया कहता है भैया इसको चुनाव कराएंगे। ये बात सही है कि नहीं? जब क्या करता है, जब क्या कहता है प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र नहीं दिया जाता है, पहले चुनाव कराएगा। अब हाफ प्लस वन से प्रस्ताव पास हो जाता है। हाफ प्लस जैसे कि 100 लोग है तो 51 लोग इस निंदा प्रस्ताव को पारित कर दे, तो कहीं भैया निंदा प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, मगर जब निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है, सरकार को त्यागपत्र नहीं देना होता है। बस ये क्या है कि ये सरकार को प्रेशर क्रिएट करती है, विपक्षी पार्टी काम करने को अड़बंगे डालती है बस। जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो बहुमत बहुमत सिद्ध यहाँ पे है, सिद्ध बहुमत सिद्ध करने के लिए सरकार को लोकसभा से विश्वास मत हासिल करना होगा। जैसे कि अब देखिए, एक हो गया कि पीएम योगी के खिलाफ लाए, कांग्रेस पार्टी लेके आई और यह प्रस्ताव पास भी हो गया। जब पास हो जाएगा ना तो सरकार को त्यागपत्र नहीं देना होगा, बस क्या होगा, करना होगा कि यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा, जब यह प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो बहुमत सिद्ध करना पड़ता है कि भैया नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे पास बहुमत है, टाइम लेके बहुमत सिद्ध कर देते हैं। हाफ प्लस वन की मेजोरिटी से पास हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बस सिंपल बात है। आपके निंदा प्रस्ताव हो गया। अब देखेंगे निंदा प्रस्ताव के बाद हम लोग देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। यह भी विपक्षी पार्टी लाती है, जो पीएम और उसकी काउंसिल काम कर रहे हैं उसके खिलाफ विपक्षी पार्टी है भी लाती है। ये निंदा प्रस्ताव है, कहते भैया हम इसकी काम की निंदा करते हैं, सरकार नहीं है ये, अब इस सरकार में मुझे भरोसा नहीं है कि इसकी 5 सांसद एमएलए हैं कि नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लाती है कौन? विपक्षी पार्टी भी। देखिए आप देखेंगे विपक्षी दलों द्वारा यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है सरकार को त्यागपत्र देना होता है। अगर ये ध्यान दीजिएगा, ये अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास रहे सरकार में, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा क्या करती है, सरकार गिर जाती है। लोकसभा अनुमति के बाद, जब लोकसभा अनुमति देती है के बाद 10 दिन के भीतर प्रस्ताव पर मत कराया जाता है भैया, मत चुनाव कराया जाता है। क्या वही सही बात है कि नहीं सही बात है? लोकसभा के कम से कम 50 सांसदों का हस्ताक्षर होने के बाद ही अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार करता है। पहले समझेंगे, यह जो कहता है मतलब अविश्वास प्रस्ताव जो है, ये भी विपक्ष पार्टी लाती है मंत्रिपरिषद के खिलाफ। अब जब लेके आती है तो पहले क्या करते हैं, इसमें ना 50 सांसद का सिग्नेचर होने चाहिए, तब जाके लोकसभा के जो स्पीकर है उसे स्वीकार करता है। हाँ देख लेते हैं काम क्या है। जब स्वीकार कर लेगा संसद, क्या होगा, अविश्वास मत स्वीकार कर लिया जाएगा, स्वीकार लिया जाएगा, फिर 10 दिन के भीतर चुनाव कराया जाएगा। अगर मान लीजिए क्या भैया 50 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, 10 दिन के भीतर प्रस्ताव पर मतदान होते हैं। जब स्वीकार कर लिया गया भैया, अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। एक सत्र में एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव घोषित किया जाता है। यह विश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, सरकार इसमें गिर जाती है। बात आपको ध्यान रखनी है, बस मेन पॉइंट, अविश्वास प्रस्ताव गिर आ जाता है भैया, पास हो जाए, सरकार को अपना रिजाइन देना पड़ता है, सभी सरकार को हटाना पड़ता है, क्योंकि भैया उससे मत ही नहीं मिला। ठीक है, जब ये आता है तो 50 सांसद सिग्नेचर उस पर होने चाहिए।
उसके बाद ही लोकसभा के स्पीकर इसको स्वीकार कर देता है। फिर 10 दिन भीतर चुनाव कराता है, अगर यह पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ। ये अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कोई उल्लेख नहीं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कहा गया भैया कि एक सत्र के में एक ही बार, मतलब जैसे एक मीटिंग होता है, एक साल में सिर्फ एक बार ही यहाँ लाया जा सकता है किसी मंत्रिपरिषद के खिलाफ। अब आता है विश्वास मत। ये विश्वास प्रस्ताव क्या है? विश्वास। अब तो भैया अविश्वास प्रस्ताव सरकार चली गई, सरकार ले आती है, सरकार अविश्वास मत लाती है किसके खिलाफ? भैया पीएम और उसके काउंसिल के खिलाफ। कहती है भैया राष्ट्रपति के कहने पर यह प्रस्ताव सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सदन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। संविधान में इसका उल्लेखन नहीं है। अब विश्वास मत कि हाँ भैया हमारे पास इतने हैं, हमारा पावर है, हमें झूठा ठहराया गया। विश्वास मत राष्ट्रपति के कहने पर सरकार लाती है भैया, कहाँ संसद में कि हमारे पास इतनी पावर है। अगर ये पास हो जाता है भैया सरकार बच जाती है। विश्वास मत, विश्वास हासिल करना कि मेरे पास इतने सांसद है, इतनी सीटें मेरे पास है, हम सत्ता में रह सकते हैं। विश्वास मत पीएम और उसके काउंसिल के लिए ये है। कौन लाता है? सरकार लाती है, पीएम और उसके काउंसिल के लिए। ठीक है, बात आपको क्लियर हो जाती है। अब इसका भी उल्लेखन संविधान में नहीं है। यह प्रधानमंत्री की जिनकी सरकार इस प्रस्ताव पर बहुमत प्राप्त न कर पाने के बाद गिर गई थी। ये क्या हुआ था कि जब सरकार इनसे बहुमत मांगी तो जिनकी जिनकी सरकार अभी तक गिर चुकी है, विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए है, वो लोग को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, एक गिरी है सरकार की इनकी बीपी सिंह, इनका सरकार पर गिरा हुआ है। ठीक है, एक एचडी देवगौड़ा की सरकार 1971 में गिरी थी, मत नहीं हासिल कर पाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का 1999 में गिर गई सरकार, ये भी विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, आपको ये बात एक बार और देख लेंगे, बाकी इसमें कुछ है तो नहीं। आजकल कुछ खेल थे, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना important। ये आपका संसद आज से समाप्त हो जाता है। एक हो जाता है कि हाँ, एक इसमें तो है नहीं टॉपिक, आपको बता देते हैं। एक इसमें हो जाता है कि एक होता धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव वो भी इसी में आता है, ध्यान देंगे। ठीक है, अगर उसमें कुछ टॉपिक है नहीं, मिलते हैं हम लोग क्लास 6 में। ठीक है, अब आज हमारा संसद काम हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।